हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता संबंधित प्रावधानों के बारे में विच इज डिफाइंड अंडर आर्टिकल 5 to 11 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेट्स मूव अहेड। फर्स्ट वी अंडरस्टैंड व्हाट इज सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता क्या है। इट्स द स्टेटस ऑफ बीइंग अ फुल लीगल मेंबर ऑफ अ कंट्री, यानी कि आपको एक स्टेटस प्रदान करती है टू बीइंग अ फुल लीगल मेंबर, एक कानूनी नागरिक होने का। व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ दिस? सिटीजन्स एंजॉय ऑल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। कोई भी नागरिक उस देश के संविधान द्वारा प्रदत्त सभी प्रकार के मौलिक अधिकारों का उपभोग कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, राइट टू वोट एंड राइट टू होल्ड सर्टेन पब्लिक ऑफिसेज। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इसकी जरूरत क्यों पड़ी और यह पार्लियामेंट को क्या पावर देता है। तो जब हमारा संविधान लागू हुआ, कमेंस हुआ जनवरी 26, 1950 को, तो इसने क्या करा? ग्रांट द पार्लियामेंट द पावर टू रेगुलेट सिटीजनशिप मैटर लेटर। इसने पार्लियामेंट को ये अधिकार दिया कि वो सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता संबंधित मैटरों की बाद में और अभी सुनवाई कर सकती है। अब नाउ लेट्स अंडरस्टैंड आर्टिकल्स वन बाय वन। फर्स्ट वी अंडरस्टैंड आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 जो बात करता है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान के लागू होने पर नागरिकता संबंधी प्रावधान क्या थे। तो अ पर्सन with domicile in India was a citizen if they meet any of this condition। एक नागरिक जो भारत में निवास करता है वह इन तीन कंडीशनों को अगर फुलफिल करता है तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन। द फर्स्ट वन इज बोर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। वह भारत के अधिकार क्षेत्र में उसका जन्म हुआ हो। आइदर ऑफ हुज पेरेंट्स वाज बोर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि उसमें से या तो उसके माता या पिता दोनों में से कोई भी भारत में जन्मा हो। हैड बीन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया फॉर नॉट लेस देन 5 years इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट, यानी कि भारतीय संविधान के लागू होने से पहले 5 सालों तक वह भारत का निवासी रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति जो 1946 में भारत मूव कर गया था, भारत का संविधान लागू होने तक भारत में यदि निवास कर रहा है तो बिकम अ सिटीजन अंडर कंडीशन 3। वो कंडीशन 3 यानी कि इसके अंदर ऑटोमेटिक सिटीजन कहलाएगा। अब एक छोटी सी अपील। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी। दबा दिया, घंटी भी दबा देना। ठीक। तो अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट आर्टिकल्स की, जो है आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7। ये क्या बात करते हैं? डीलिंग विद माइग्रेशन, यानी कि भारत का जो निर्माण हुआ तो आधे व्यक्ति जो इधर से पाकिस्तान गए और उधर से जो व्यक्ति हिंदुस्तान यानी कि भारत आए, उनके सिटीजनशिप कैसे डिफाइन होगी। तो आर्टिकल 6 क्या करता है? आर्टिकल 6 डिफाइन करता है माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, यानी कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए उनकी सिटीजनशिप कैसे डिफाइन होगी। द फर्स्ट पॉइंट इज प्रोवाइडेड सिटीजनशिप राइट्स टू पर्सन हु माइग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। ये उन व्यक्तियों को अधिकार देता है नागरिकता का जो पाकिस्तान से भारत आए हैं। दूसरा, द कट ऑफ डेट वाज जुलाई 1948, यानी कि जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गया है उसके लिए क्या है? वो ऑटोमेटिकली सिटीजन इफ रेसिडेंट सिंस माइग्रेशन, ऑटोमेटिक भारत का नागरिक बन जाएगा इफ रेसिडेंट, यदि वो निवास करता है। और यदि कोई व्यक्ति आफ्टर 19 जुलाई 1948 के बाद आया है तो वह सिटीजन बन जाएगा अपॉन रजिस्ट्रेशन आफ्टर अ मिनिमम 6 months ऑफ रेजिडेंस, यानी कि 6 महीने भारत में निवास करने के बाद यदि वह रजिस्ट्रेशन करा लेता है तो वो भारत का नागरिक बन जाएगा।
अब हम बात करते हैं आर्टिकल 7 के बारे में, जो बात करता है माइग्रेंट्स फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान, यानी कि जो माइग्रेंट्स इंडिया से पाकिस्तान गए थे और वापस आ गए उनके बारे में। A person who migrated from India to Pakistan after March 1, 1947 was not a citizen of India। यदि कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चला जाता है तो वो भारत का नागरिक नहीं है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन हैं, वो क्या है? इफ दे रिटर्न to India under a permit of resettlement of permanent return, they could be considered citizens treated as a migrant coming to India after July 1948 under Article 6। यानी कि यदि कोई व्यक्ति इंडिया वापस आ जाता है अंडर परमिट ऑफ रीसेटलमेंट तो वह एक सिटीजन कहलाएगा एज अ माइग्रेंट कमिंग टू इंडिया आफ्टर 1948। अब हम बात करते हैं हमारे अगले आर्टिकल्स के बारे में। यह है आर्टिकल 8 और आर्टिकल 9। तो आर्टिकल 8 क्या बात करता है दोस्तों? पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। ये बात करता है ऐसे व्यक्तियों के बारे में जो भारत से ताल्लुक रखते हैं लेकिन भारत के बाहर निवास कर रहे हैं। तो address the citizenship rights of a person of Indian origin residing outside the territory of India for work, study, etc. They or their parents, grandparents had to be born in undivided India as defined in this act. They could be registered as a citizen by the diplomatic consular representative of India in that country। यानी कि वह जिस देश में निवास कर रहे हैं वहाँ के कॉन्सुलर और डिप्लोमेटिक कमीशन के पास जाकर अपने को भारत के नागरिक के रूप में रजिस्टर करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एन इंडियन फैमिली सेटल्ड इन लंदन बिफोर 1950 could get citizenship if they applied for registration through the Indian High Commission। एक फैमिली जो लंदन 1950 के पहले चली गई थी, यदि वह हाई कमीशन पे जाके रजिस्टर करवाती है तो वह इंडियन नागरिकता पा सकती है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड आर्टिकल 9, voluntarily acquiring foreign citizenship। This is a crucial provision establishing single citizenship in India। No person shall be citizen of India if he has voluntarily acquired the citizenship of any foreign state। यानी कि यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता को अपना लेता है तो वह भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ एन इंडियन सिटीजन विलिंगली टेक्स अप यूएस सिटीजनशिप, यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार यूएस की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता फौरन टर्मिनेट हो जाएगी। अब बात करते हैं आर्टिकल 10 और आर्टिकल 11 यानी कि द पावर ऑफ पार्लियामेंट। दिस इज द मोस्ट important provision of Indian Constitution under citizenship। Now let's understand one by one। First we understand Article 10, continuance of the rights of citizenship। It states that every person who is a citizen under the preceding article shall continue to be a citizen। यानी कि जो व्यक्ति पुराने प्रोविजंस जो भी हमने देखे उनमें अगर कोई सिटीजन है तो शैल कंटिन्यू टू बी अ सिटीजन। अब इसके इम्पोर्टेंट केविट क्या है? दिस कंटिन्यूएंस इज सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ दैट मे बी मेड बाय पार्लियामेंट। तो ये जो क्लॉज है ना दोस्तों, ये संसद को ये अधिकार देता है कि हाँ भाई आपके पास नागरिकता होगी, लेकिन वह सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ दैट मेड बी बाय पार्लियामेंट। यानी कि पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगी उसके अनुसार ही आपकी नागरिकता डिफाइन होगी। दिस मीन्स पार्लियामेंट हैज द पावर टू डिफाइन हाउ सिटीजनशिप कंटिन्यूज, इज acquired और इज लॉस्ट आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस्ड। तो देश में जो अभी बहस चल रही है नागरिकता की, वो यह आर्टिकल पूरी पूरी गवर्नमेंट को सहायता प्रदान करता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड आर्टिकल 11, पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। ये पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो राइट्स सिटीजनशिप
जो आपको मिली हुई है उसे रेगुलेट कर सके। दिस आर्टिकल इज द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडियन सिटीजनशिप लॉ। इट explicitly grants exclusive power to the parliament to make any law regarding। यह पार्लियामेंट को ये पूरा अधिकार, पूरी पावर देता है कि वो निम्न 3 बिंदुओं के आधार पर लॉ बना सके: एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप, टर्मिनेशन एंड ऑल अदर मैटर रिलेटिंग टू सिटीजनशिप। अब इसका इम्पैक्ट क्या है? बेस्ड ऑन दिस पावर द पार्लियामेंट इनेक्टेड द सिटीजनशिप एक्ट 1955, which governs how citizenship acquired by birth, descent, registration, naturalization, etc., and how it can be lost today। पार्लियामेंट ने जो सिटीजनशिप एक्ट 1950 बनाया वो इस आर्टिकल के बेस पे ही बनाया, जिसने ये सब डिफाइन किया कि सिटीजनशिप किस प्रकार अक्वायर की जा सकती है: बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन, एटसेट्रा। ना वो बात करते हैं समरी, यानी कि जो हमने अभी देखा उसकी एक की समरी ये मैंने बनाई है। लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन। आर्टिकल 5, जो सिटीजनशिप ऑफ पर्सन विद डोमिसाइल इंडिया, यानी कि जो भारत के नागरिक जो निवास कर रहे थे कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम, उनकी बात करता है। की कॉन्टेक्स्ट क्या है इसके: बोर्न इन इंडिया और पेरेंट बोर्न इन इंडिया और 5+ ईयर ऑफ रेसिडेंस। आर्टिकल 6, सिटीजनशिप फॉर माइग्रेट्स फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। आर्टिकल 7 बात करता है सिटीजनशिप फॉर माइग्रेट टू पाकिस्तान हु रिटर्न टू इंडिया। आर्टिकल 8 बात करता है सिटीजनशिप ऑफ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन लिविंग एब्रोड। आर्टिकल 9 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ ड्यूअल सिटीजनशिप। आर्टिकल 10 बात करता है कंटिन्यूएंस ऑफ सिटीजनशिप सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट लॉ। और आर्टिकल 11 बात करता है पार्लियामेंट पावर टू लेजिस्लेट ऑन ऑल सिटीजनशिप मैटर। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने बात करी आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 के बारे में। तो अगर आपको ये मेरे की टेक अवेज और मेरी जो बात मैंने रखी, जो मैंने समझाया, ये पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल से जुड़े रहें, उसे सब्सक्राइब करें। बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए गुड लक।